हे गाइस, वेलकम बैक टू स्कैपफुल केमिस्ट्री। कैसे हो सब? ठीक ठाक। आज हम करने वाले हैं गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, जो पहले वीडियो में हमने नहीं किया था। इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलो देखते हैं कि क्या है। इसे समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। क्या है? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करके H2O तैयार कर रहा है। ओके, तो ये रिएक्शन कब हो रहा है? एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर में हो रहा है ये रिएक्शन। ओके, तो अब क्या होगा? देखो, H2 है, O2 है, H2 है, तो इससे बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। हुआ बैलेंस? ओके, अब देखो ये क्या है? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। सपोज अगर आपने H2 का लिया है 100 ml, ठीक है, 100 ml अगर इसका वॉल्यूम दिया है तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें इन कोएफिशिएंट से पता चलेगा कि अगर ये H2 अगर 100 ml है तो O2 कितना होना चाहिए? 50 ml। ठीक है, क्योंकि ये 2 है तो 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन और 2 पार्ट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 पार्ट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए 100 ml कंबाइन कर रहा है 50 ml के साथ, और तैयार क्या हो रहा है? 2 पार्ट ऑफ H2O। तो ये कितना होगा? ये भी होगा 100 ml। ओके, तो अब देखो इनमें क्या होंगे? अगर इनका रेशियो करेंगे तो क्या आ जाएगा? रेशियो 2:1, ठीक है, 2:1। ओके, तो अब देखो ये लॉ क्या है? ये लॉ है, ये लॉ बोल रहा है कि जब दो गैस, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब दो गैस कंबाइन कर रहे हैं तो दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? एक सिंपल होल नंबर्स में कर रहे हैं, और ये जो नंबर्स है और ये जो रेशियो है हमेशा क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो लॉ है, देखो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस की तरह है, लेकिन डिफरेंस क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस में मास था और इसमें वॉल्यूम है, तो इसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ऑफ वॉल्यूम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन? क्या है डेफिनेशन? होगा ये कि एट अ गिवन temperature and pressure, when two gases combine to form a product, then they do so in a simple whole number ratio. Okay, and that ratio is constant for that particular reaction or for that particular reactants. Okay, देखो कैसा है कि अगर H2 के साथ O2 लोगे तो हमेशा क्या होगा? रेशियो 2:1 आएगा। तो यही है कि अगर H2 के साथ O2 रिएक्शन करोगे तो जैसे भी हालत में करो हमेशा क्या होगा? 2:1। जो भी कंडीशन में करो क्या हो जाएगा? हमेशा 2:1। ओके, अच्छा, तो क्या है डेफिनेशन? एट अ पर्टिकुलर temperature and pressure, the gaseous reactants combines to form products in simple whole
नंबर रेशियो। तो क्या हो गया, जब भी दो गैसेस रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज़्यादा गैसेस रिएक्टेंट्स खुद के साथ कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके प्रोडक्ट तैयार करेंगे, तो हमेशा जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम जिस वॉल्यूम से वो कंबाइन करेंगे वो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, सिंपल होल नंबर, और वो जो रेशियो है फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का है। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी यही था, लेकिन वो मास का था। ओके, तो ये है हमारा गay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो ये समझ में आ गया, चलो इसे क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारा एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ के लिए देखो, मैंने दो बीकर लिया है, ठीक है, और दोनों बीकर्स क्या है, दोनों बीकर्स ही है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों बीकर से क्या है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर में है। अब इन दोनों बीकर में हमने अलग अलग गैस लिया है। सपोज इसमें लिया है ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें है O2 गैस, और इसमें है नाइट्रोजन। ओके, तो अब क्या है, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, जब दो डिफरेंट गैस, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट गैस क्या होंगे, सेम टेम्परेचर और प्रेशर में रहेंगे, ठीक है, और अगर उनका वॉल्यूम सेम होगा, सपोज इसका वॉल्यूम है 5 ml, इसका भी 5 ml है, तो अगर दो या दो से ज़्यादा गैस सेम टेम्परेचर और प्रेशर में है और दोनों का ही वॉल्यूम सेम है, तो फिर दोनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे। ओके, तो ये लॉ क्या है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर and pressure, if two or more than two gases have same volume, then they contains equal number of molecules। सही है, तो क्या है, अगर दो अलग अलग गैस सेम टेम्परेचर, दो या दो से ज़्यादा गैस सेम टेम्परेचर और प्रेशर में है, तो अगर उन दोनों का वॉल्यूम सेम है तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे। ओके, चलो अब देखो, ये वाला कॉमन रिएक्शन लेते हैं, H2 + O2, क्या है, H2, ये 2 है, ये 2 है, मैंने बैलेंस कर लिया है, देखो बैलेंस्ड है। ओके, अब देखो इसमें क्या है, अगर ये भी 2 है, ये भी 2 है, सपोज ये 100 ml है, हाँ, तो फिर ये कितना होगा, 50, तो 100 ml 50 ml, तो ये कितना होगा, ये भी होगा 100, ठीक है। अब देखो 100 ml H2 है, ठीक है, H2 100 ml,
H2O है वो भी है क्या 100 ml। तो अगर दोनों सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में है, दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर में ही हैं, तो दोनों अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर में है तो इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 3 4 5 2 3 4 5 6, तो इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, तो इसमें जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा इसमें भी उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आया, देखो H2 है, H2 को हम कैसे लिख सकते हैं, H, ठीक है, H2, और H2 क्या है ऐसे। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, एवोगाड्रोस लॉ से ये कंसेप्ट आया कि ये जो H2 है, H2 ऐसे नहीं रहेगा, मतलब 2H ऐसे नहीं, दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रहेंगे तो फिर ही ये लॉ पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर अलग अलग रहेंगे तो फिर क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, राइट, समझ में आया। तो फिर यहाँ से क्या आया, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आ गया कि दो एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स खुद के साथ कंबाइन करके रह सकते हैं, ये था एवोगाड्रोस लॉ से। लेकिन बाकी जो साइंटिस्ट थे वो ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे कि दो सेम एलिमेंट्स क्यों खुद के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए एवोगाड्रोस लॉ को बाकियों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि इसमें यही प्रॉब्लम है कि ये तभी पॉसिबल है जब दो सेम एलिमेंट्स खुद के साथ कंबाइन करेंगे, लेकिन बाकी साइंटिस्ट ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों दो एलिमेंट्स खुद के साथ कंबाइन करेंगे, ओके। तो इसीलिए जो डाल्टन्स थ्योरी है, डाल्टन्स जो थ्योरी है जिसके ऊपर हमारा केमिस्ट्री बेस था पहले, ओके, उन्होंने फर्स्ट थ्योरी दिया था अबाउट एटम्स। तो डाल्टन्स थ्योरी बाकी के जो भी लॉज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस एंड गियर-लुसाइल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम्स, इन सबको डाल्टन्स थ्योरी क्या कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन एवोगाड्रोस लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ओके। चलो अब देखते हैं हम डाल्टन्स थ्योरी क्या है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे डाल्टन्स थ्योरी। तो डाल्टन्स थ्योरी क्या है, मैंने चारों थ्योरी लिख दिए हैं ताकि टाइम ज़्यादा नहीं लगे, ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट क्या है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। एटम जो है हर मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है और वो क्या है, इनडिविजिबल है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये कहा था डाल्टन ने, ओके। सेकेंड क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, तो क्या है, सेम एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स के एटम्स हैं, तो सब में प्रॉपर्टीज तो सेम ही होंगे, ठीक है। और क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का क्या होगा, डिफरेंस होगा या नहीं, ये है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का डिफरेंस होगा, ये है नाइट्रोजन। दूसरे एलिमेंट के एटम्स है तो हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी होगा, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी होगा, नाइट्रोजन का और भी अलग प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो ये है सेकेंड। थर्ड क्या है, देखो, कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। H2O, ठीक है, CO2, CO, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो एटम्स, दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। देखो हमेशा क्या हो रहा है, H2O में 1 पार्ट ऑक्सीजन के साथ 2 पार्ट हाइड्रोजन ही कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या है, दे आर कंबाइनिंग इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं और क्या कर रहे हैं, हमेशा कंबाइन कर रहे हैं फिक्स्ड रेशियो में। देखो CO2 में 1 पार्ट ऑफ कार्बन के साथ 2 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, CO में कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 पार्ट ऑफ कार्बन के साथ 2 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
तो ये था थर्ड। अब देखो फोर्थ में क्या है, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स एंड रिएक्टेंट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो प्रोडक्ट्स, सपोज ये वाला, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट में क्या हुआ, जो एटम्स थे, एटम्स के बीच में क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन। इन लोगों ने रीऑर्गेनाइज किया, रीऑर्गेनाइज करके क्या तैयार किया, एमजीओ, ठीक है। तो जो जो रिएक्टेंट में था वही वही प्रोडक्ट में है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, उन्होंने, उनका जो ओरिएंटेशन है या उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिएक्टेंट में अलग है, प्रोडक्ट में अलग है, लेकिन जो एलिमेंट्स है या जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के वो सेम है। तो यही है कि हमारा जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन में जो जो रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स में जो जो एलिमेंट्स होंगे वही वही एलिमेंट्स प्रोडक्ट में भी होगा, ठीक है। न्यू कोई एलिमेंट नहीं ऐड होगा, या जो एलिमेंट है वो डिकम्पोज नहीं कर जाएगा। सपोज यहाँ पे अगर Mg + O है तो मैं सिर्फ O2 लिखूँगी क्या, कि यहाँ से तैयार हुआ O2, MgO नहीं O2, ये पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि अगर O2 तो नहीं हो सकता है, Mg भी तो है, तो Mg कहाँ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन में क्या होंगे, जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में ऑर्गेनाइजेशन होगा या रीऑर्गेनाइजेशन होगा, होके प्रोडक्ट तैयार होगा। ना तो कोई न्यू एलिमेंट ऐड होगा, ना तो कोई एलिमेंट डिकम्पोज होगा। ये कौन सा लॉ है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच स्टेट्स दैट the mass of the reactant, the total mass of the reactant is same, is equal to the total mass of the product। यही तो है, ठीक है, समझ में। यही है डाल्टन्स के 4 जो है थ्योरीज। ओके, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे वो जो भी लॉज है सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 5 ग्राम MgO containing 3 ग्राम मैग्नीशियम। By decomposition of MgCO3 produces 8.5 gram MgO which contains 5.1 gram Mg. Show that the results follow law of definite proportions। तो इसमें दो रिएक्शन है, ठीक है, दोनों रिएक्शन से ही क्या तैयार हो रहा है, MgO। तो हमें दिखाना है कि ये जो दो रिएक्शन से MgO तैयार हो रहा है, ये सारे रिएक्शंस क्या कर रहे हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहे हैं, ये हमें दिखाना है। तो पहले दो रिएक्शंस लिख लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, देखो, रिएक्शन बिटवीन Mg एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस MgO। इसका मतलब है Mg प्लस ऑक्सीजन O2 क्या तैयार हो रहा है, MgO। बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे है O2, यहाँ पे है O, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 करेंगे तो फिर मैग्नीशियम क्या हो गया 2, तो यहाँ पे भी 2 करेंगे, ठीक है। ये है पहला वाला रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में बोला है कि टोटल मास ऑफ MgO कितना है, टोटल मास ऑफ MgO है 5 ग्राम। ओके, तो Mg का मास कितना है, 3 ग्राम। सो मास ऑफ Mg कितना है, 3 ग्राम, ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम का मास 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन का कितना मास है, मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू, टोटल है 5, तो 5 - 3 करोगे तो कितना आएगा, 5 - 3 ग्राम करो तो यहाँ पे लिखो 2 ग्राम। ओके, तो मैग्नीशियम है 3 ग्राम, ऑक्सीजन है 2 ग्राम। और जो सेकेंड वाला रिएक्ट, इसका मतलब यहाँ से जो रेशियो निकल रहा है, रेशियो कितना है, यहाँ पे लिख देती हूँ, रेशियो कितना आया बोलो। मैग्नीशियम है 3 और ऑक्सीजन है 2, इसका मतलब है 3:2। ओके, फर्स्ट रिएक्शन से रिएक्शन 1 का जो रेशियो आया है 3:2। अब रिएक्शन 2 करना है तो उसके लिए पहले से क्लियर करते हैं, नहीं तो जगह तो है नहीं।
तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो फर्स्ट रिएक्शन है उससे रेशियो कितना आया, रेशियो आया 3:2। अब देखते हैं सेकेंड वाला रिएक्शन। सेकेंड में क्या लिखा है, देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ MgCO3। MgCO3 को अगर डिकम्पोज कर रहे हैं तो फिर हमें MgO मिल रहा है, तो वो रिएक्शन कैसा होगा, MgCO3 डिकम्पोज किया, क्या आया, MgO, ठीक है। और CO3 है तो इससे क्या निकलेगा, अगर इसको डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज मतलब हीट करके, तो क्या आएगा, CO2। ओके, देख लो ये बैलेंस्ड है कि नहीं, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है बैलेंस करने की। अब देखो, अब क्या बोला है, इस रिएक्शन से जो MgO निकल रहा है, ये MgO का टोटल मास कितना आया, टोटल मास आया है 8.5 ग्राम। मैग्नीशियम का मास कितना आया, 5.1, तो मास ऑफ Mg कितना आया, 5.1 ग्राम। तो अगर मैग्नीशियम का है 5.1 तो ऑक्सीजन का कितना आएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन 8.5 माइनस 5.1, इसका मतलब कितना आ रहा है, 3.4 ग्राम आया। अब इन दोनों का रेशियो करो, मैग्नीशियम इज टू ऑक्सीजन, इन्हीं दोनों से ये प्रिपेयर्ड है। MgO किस किस एलिमेंट से प्रिपेयर्ड है, Mg और O, तो इन दोनों का रेशियो लेते हैं, क्या है, 5.1 इज टू 3.4, तो कितना आएगा, 5.1 इज टू 3.4 करोगे तो इसमें भी आएगा 3 इज टू 2, 1.7 से करके देखोगे तो कितना आएगा, 3:2, ठीक है। तो दोनों रिएक्शंस में हमने अलग अलग रिएक्शन किया, अलग अलग रिएक्शन करके MgO को प्रोड्यूस किया, लेकिन दोनों रिएक्शन में क्या है, Mg और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जिस मास से दोनों के साथ कंबाइन कर रहे हैं, वो मास का रेशियो हमेशा क्या है, डेफिनेट है। इसमें भी 3:2, मतलब इसमें भी 3:2 के प्रोपोर्शन बाय मास में इन्होंने कंबाइन किया है, इसमें भी 3:2 के प्रोपोर्शन बाय मास में इन्होंने कंबाइन किया है। तो क्या है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस फॉलो कर रहा है। हमने जो भी रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन किया, लेकिन अलग अलग रिएक्शन में भी Mg और O का जो रेशियो था बाय मास वो सेम आया। तो क्या है, दिस reaction or the results follow law of definite proportions, ठीक है, the results follow law of definite proportions, हमने ये दिखा दिया। since both the ratios are same, hence the result follows law of definite proportions। okay, clear है।